हेलो एवरीवन। मैं हूं अंकित गुप्ता और ये टॉपिक बेटा हम नया स्टार्ट कर रहे हैं। जो टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। लास्ट लेक्चर्स में बेटा हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़े थे और हम लोगों ने इससे और पहले के जो प्राइमरी चैप्टर्स पढ़े थे उसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे थे कि बेसिकली कंपनी दो टाइप की कैपिटल को रेज करती है, जिसमें ओन कैपिटल होती है। उसका चैप्टर नंबर 3 देखे थे हमने, इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर पूरे कंप्लीट डिटेल में हमने डिस्कशन किए थे। उसके बाद में बेटा ये चैप्टर है जो कि डेब्ट कैपिटल के ऊपर बेस्ड है। अगर कंपनी कोई डेब्ट कैपिटल इशू करती है तो उसमें इंक्लूड होता है डिबेंचर, डिपॉजिट, बॉन्ड्स। तो उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट, एकदम महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हम लोग देखने जा रहे हैं वो है डिबेंचर। तो इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली कंपनी डिबेंचर को क्यों इशू करती है, इसके अगेंस्ट में कंपनी को क्या क्या मॉर्गेज रखना पड़ता है, इसके लिए क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू न्यू कंपनी 2013। ये सब चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक में, ठीक है बेटा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को। इसमें बहुत छोटा सा टॉपिक है बेटा, 8 क्वेश्चन ही इसमें अवेलेबल है, ठीक है। पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि बेसिकली डिबेंचर्स होता क्या है। तो बेटा मेरी प्राइमरी कॉन्सेप्ट पहले इसमें ध्यान में रखिए। डिबेंचर ये कंपनी की डेब्ट कैपिटल है, उसे बोरोड कैपिटल भी बोलते हैं। तो ये पहला पॉइंट मिला, ये डिबेंचर कंपनी की डेब्ट कैपिटल है या फिर इसे बोरोड कैपिटल भी बोलते हैं। जो पर्सन कंपनी के डिबेंचर खरीदता है वो कंपनी का कौन बन जाता है? क्रेडिटर। हालांकि उसे डिबेंचर होल्डर भी बोलते हैं, लेकिन इन शॉर्ट ओनरशिप के हिसाब से या फिर मैं उसको क्रेडिटेबिलिटी के हिसाब से बात करूँ तो वो कंपनी का बन जाता है क्रेडिटर। कंपनी जिनसे डिबेंचर्स कलेक्ट करती है, डिबेंचर का पैसा कलेक्ट करती है, उसके अगेंस्ट में कंपनी उनको रिटर्न देती है इंटरेस्ट, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कंपनी विदाउट चार्ज, ध्यान दीजिएगा, विदाउट चार्ज, चार्ज का मतलब मैंने पहले भी बताया था, मॉर्गेज को बोला जाता है। विदाउट चार्ज कंपनी डिबेंचर इशू नहीं कर पाएगी। चार्ज का मतलब बताया था, मॉर्गेज को बोला जाता है, ठीक है बेटा। स्टार्ट करते कॉन्सेप्ट को। डिबेंचर आर बोरोड कैपिटल, ठीक है, बोरोड कैपिटल है ऑफ कंपनी। कंपनी इशू अ डिबेंचर टू रेज फंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो दूसरा पॉइंट हमारे को मिला, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ध्यान दीजिएगा, ये लॉन्ग पीरियड का मतलब यहाँ पर कम से कम 3 साल है और मैक्सिमम कंपनी को जितना कंपनी को ज़रूरत हो, ठीक है। लेकिन मिनिमम टू मिनिमम कितने ईयर है? 3 ईयर्स है, ठीक है। इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। सिंस डिबेंचर होल्डर आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, और वो कंपनी के कौन है? क्रेडिटर्स हैं। कंपनी के कौन है? क्रेडिटर्स है। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, और वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो बेटा कौन करता है कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन? कंपनी के शेयर होल्डर, जिनके पास कंपनी के इक्विटी शेयर हो। ध्यान देना, इक्विटी शेयर्स की बात किया, प्रेफरेंस शेयर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करने का राइट्स नहीं होता है। एंड हैव नो वोटिंग राइट्स, तो इनको भी कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। इसके लिए मैं फिर से रुक के बताता हूँ, इनके वोटिंग राइट्स तभी जनरेट होंगे जब इनके राइट्स अफेक्ट होंगे। राइट्स का अफेक्ट होने का मतलब बताया था मैंने आपको कि जैसे कंपनी उनको इंटरेस्ट नहीं दे रही, कंपनी उनका रीपेमेंट नहीं कर रही, तो ऐसी कंडीशन में उनके राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। जो कमिटमेंट कंपनी ने करी वो कमिटमेंट कंपनी फुलफिल नहीं करी, तो इसका मतलब है उनके राइट्स अफेक्ट हो रहे, तो ऐसी कंडीशन में वोटिंग होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। डिबेंचर होल्डर आर पेड इंटरेस्ट एट अ फिक्स रेट एज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो कंपनी क्या देती है उनको? इंटरेस्ट देती है। हाउएवर देयर आर वेरियस रेगुलेशन एंड प्रोविजन, रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, ठीक है, दैट द कंपनी नीड टू फॉलो इन ऑर्डर टू इशू डिबेंचर। तो कंपनी को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, वो क्या है तो हम ये बेटा चैप्टर्स में पूरा कंप्लीट करेंगे, समझेंगे कॉन्सेप्ट को। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट दिस रेगुलेशन एंड द प्रोसीजर फॉर इशूइंग द डिबेंचर। तो मैंने आप लोगों को यही कॉन्सेप्ट को बेटा शॉर्टली समझा के दिया था पहले, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं मेनली। इसमें व्हाट आर द डिफरेंट रेगुलेशन
रेगुलेशन डेट गवर्न द इशू ऑफ डिबेंचर बाय द कंपनी। तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या प्रोविजंस हैं, उसको समझना है। देखते हैं इसमें, डिबेंचर आर इशू बाय कंपनी टू रेज अ फंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड एज दे कैन रीपेड आफ्टर लॉन्ग पीरियड। तो ये समझ में आया हमारे को कि कंपनी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जो पैसा बुलाती है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में डिबेंचर को इशू करना प्रेफरेबल मानती है। दिस इज अ बोरोड कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड द डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर कैन मेक पब्लिक इशू डिबेंचर इफ ओनली इफ। तो कंपनी एक्चुअल में पब्लिक इशू ही करती है, तो सिंपल सी बात है, डिबेंचर का जो पैसा है वो लोगों से ही कलेक्ट किया जाएगा। कंपनी और इट्स प्रमोटर्स, तो बेटा प्रमोटर्स के बारे में हम लोगों ने 11th में भी पढ़े थे। प्रमोटर्स कंपनी के इनिशिएटर होते हैं, जिन्होंने कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाया, वो कंपनी के कौन कहलाते हैं, प्रमोटर्स। और इट्स डायरेक्टर हैव नॉट बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम असेसिंग दिस द सिक्योरिटी मार्केट बाय सेबी। तो सिंपल सी बात है कि कंपनी के डायरेक्टर्स और कंपनी के प्रमोटर्स have not prohibited from assessing the security market by SEBI। तो ये सिंपल सी बात है कि कोई भी कंपनी का प्रमोटर्स या फिर कंपनी का डायरेक्टर्स ये मार्केट से, ओपन मार्केट से डिबेंचर्स को बुला सकता है अकॉर्डिंग टू सेबीज गाइडलाइन। तो सेबी का फुल फॉर्म भी हम लोगों ने पढ़े थे बेटा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये एक रेगुलेटरी बॉडी हुई है, ध्यान देना इस बात पे भी। जहां पर उधारी में पैसा लेने की बात आ गई तो सेबी और कंपनी लॉ बोर्ड ये खड़े दिखेंगे आपको, क्योंकि इनके गाइडलाइन के बियॉन्ड जाके कोई भी कंपनी डिबेंचर इशू नहीं कर पाएंगी। क्यों? इसका रीज़न ये है कि बेटा हालांकि देखा जाए तो इक्विटी शेयर कंपनी की ओन कैपिटल है, लेकिन जब पैसा उधारी में मांगा जाता है तो कंपनियों ने रूल्स एंड रेगुलेशन और जो भी प्रोविज़न अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट है उसे फॉलो किए या नहीं किए, ये जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए सेबी की गाइडलाइन को हर कंपनी को फॉलो करना जरूरी आएगा, ठीक है। तो आपको ये वर्ड जो है ना बेटा सेबी, ये हालांकि आपको डेब्ट कैपिटल मतलब इस चैप्टर में और नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको देखने को मिलेगा, डिपॉजिट के चैप्टर में। द कंपनी और इट्स प्रमोटर और इट्स डायरेक्टर हैव नॉट डिक्लेयर एज अ willful defaulter or has not defaulted in a repaying any principal or interest or any debt security for a period ऑफ मोर देन 6 मंथ। तो ये बोलना क्या चाह रहा है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, कंपनी का प्रमोटर या फिर कंपनी का डायरेक्टर ये डिफॉल्टेड नहीं होना चाहिए, डिफॉल्टर्स नहीं होनी चाहिए। यहाँ डिफॉल्टर्स का मतलब है कि जिन्होंने कंपनी के डिबेंचर मतलब जैसे कंपनी ने इससे पहले डिबेंचर इशू की थी और कंपनी के डायरेक्टर ने या फिर कंपनी के प्रमोटर ने उनका रीपेमेंट, पहले ध्यान से समझिए, रीपेमेंट दो चीज़ों के होते हैं, इंटरेस्ट का होता है और प्रिंसिपल का होता है, कि कंपनी ने इंटरेस्ट का पेमेंट बराबर दी है या नहीं दी है, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट का पेमेंट या फिर प्रिंसिपल का पेमेंट बराबर दी है या नहीं दी है। अगर कंपनी ने बराबर नहीं दी है तो इसके लिए टाइम पीरियड दिया गया मोर देन 6 मंथ, मतलब 6 महीने से कंटिन्यूसली अपने डिबेंचर होल्डर को कंपनी घुमा रही है, ठीक है, मतलब पेमेंट नहीं दे रही है। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी का जो डायरेक्टर है और कंपनीज के प्रमोटर्स ये क्या कहलाएंगे, डिफॉल्टिंग पार्टीज कहलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की बातें हैं इसमें, ठीक है, पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंपनी का प्रमोटर या फिर कंपनी का डायरेक्टर ये डिफॉल्टिंग प्रूव नहीं होना चाहिए। कितने मंथ तक रीपेमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब रीपेमेंट नहीं किया हुआ होना चाहिए 6 मंथ तक। अगर 6 मंथ तक है के बाद में भी पेमेंट नहीं दे रहे हैं तो कंप्लीटली वो डिफॉल्टिंग का केसेस है। और डिफॉल्टिंग में दो चीज़ें आती है बेटा, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं दे रहा है और किसका पेमेंट नहीं दे रहा, प्रिंसिपल का पेमेंट नहीं दे रहा है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं इसके रूल्स एंड रेगुलेशन। रेगुलेशन गवर्निंग इशू ऑफ डिवेंचर। Company issuing debenture has to comply with the provision of the various act
and the regulation depending upon the types of debenture company has to fulfill the following provisions। तो इसके लिए related provisions को हम लोग पढ़ते हैं, इसमें क्या provisions दिए गए हैं। तो पहला प्रोविज़न दिया गया है कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 71। तो 71 के अंडर में ये प्रोविज़न है इश्यू ऑफ डिवेंचर का। तो पहली बात ध्यान में रखिएगा कि अगर कंपनी ने मार्केट में डिबेंचर इशू किए हैं तो ऐसी कंडीशन में कंपनी को कौन से सेक्शन को फॉलो करने की ज़रूरत है, सेक्शन 71। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट आइए, कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 रूल 18। तो पहले ध्यान से समझिए, इसको समझना कैसे है। रूल 2014 में रूल बना था और उस 2014 के अंदर में रूल 18 बना हुआ है। बात समझ में आई। अब इसके अंदर में क्या बातें लिखी हुई है, कंटेंट प्रोविजन फॉर द इश्यू ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर। ध्यान रखिएगा, ये सिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब क्या होता है। सिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब होता है बेटा ऐसा डिबेंचर जो कंपनी ने इशू करने से पहले कोई प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखा है, तो इसे बोला जाता है सिक्योर्ड डिबेंचर। ठीक है, नेक्स्ट आइए। फिर उसके बाद में कंपनी के सेबी की गाइडलाइन। अच्छा, पहले एक और ऊपर का पॉइंट एक मैंने थोड़ा सा छूट गया मेरे से। ये क्या बोलना चाहता है, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। तो पहले बात ध्यान से समझिए कि बेटा दो टाइप की कैपिटल्स हम लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ओन कैपिटल और डेब्ट कैपिटल के बारे में पढ़े। जिसमें ओन कैपिटल में शेयर कैपिटल कहलाती है, डेब्ट कैपिटल में पहले ही चैप्टर हमने स्टार्ट किए जो कि डिबेंचर्स है। ठीक है, तो अगर कंपनी ने मार्केट में डेब्ट इशू करी है तो डेब्ट और इक्विटी का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। प्रोपोर्शन मतलब कितना हम डेब्ट बुला सकते हैं और कितना हम इक्विटी बुला सकते हैं। मतलब डेब्ट के कंपैरिजन में इक्विटी के कंपैरिजन में डेब्ट का प्रोपोर्शन क्या रहेगा। ठीक है, अगर कंपनी डेब्ट से ज़्यादा पैसा बुला रही है तो ऐसी कंडीशन में इक्विटी वालों की रिस्क बढ़ती हुई जा रही है। ये कैसे रिस्क बढ़ रही है, इसका रीज़न आप थोड़ा ध्यान में रखिए। क्योंकि कंपनी अगर लिक्विडेशन में गई बेटा, तो ऐसी कंडीशन में डिबेंचर होल्डर को, ध्यान रखिएगा, डिबेंचर होल्डर को पैसा मिल जाएगा क्योंकि वो सिक्योर्ड है। ध्यान में आया बातें, क्योंकि वो सिक्योर्ड है। और इक्विटी वालों ने, हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़े है लास्ट वाला, तो बेटा उसमें हम लोगों ने देखे कि शेयर कैपिटल के अगेंस्ट में कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन में रिस्क किसकी बढ़ रही है, रिस्क बढ़ रही है इक्विटी शेयर होल्डर की। ठीक है, तो इसके लिए ये प्रोविजंस, ये रूल्स बनाए गए हैं 2014 में। ठीक है, तो पहले अपन थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अब सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ द डेब्ट सिक्योरिटी। ये मैंने लिस्टिंग वर्ड का भी मतलब बताया था। लिस्टिंग का मतलब होता है रजिस्टर्ड कराना। रेगुलेशन 2008 दिस कवर प्रोविजन फॉर द इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डिवेंचर विच आर नॉट कन्वर्टेबल आइदर होल और पार्टली इनटू अ इक्विटी शेयर। तो पहले ध्यान में रखिए, नॉट कन्वर्टेबल का मतलब है जो कन्वर्ट नहीं होंगे, होली या फिर पार्टली। तो बेटे कन्वर्ट किस में होते हैं, इक्विटी में। ठीक है, मतलब इक्विटी के अलावा कोई भी कन्वर्टेबल डिवेंचर हो या फिर प्रेफरेंस हो, वो कन्वर्ट किस में होंगे, केवल इक्विटी में। मैं पहले भी बता चुका इसके बारे में। इट इज़ एप्लीकेबल इफ द डिवेंचर आर इश्यूड थ्रू अ पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट and for listing debenture. As per this provision, company has to follow disclosure requirement as an application to the public issue of equity share। तो पहले ध्यान से समझिए क्या बोलना चाह रहा है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है बेटा, कि अगर कंपनी ने बल्क में किसी और मतलब किसी ब्रोकर को डिवेंचर इशू कर दी। ठीक है, बल्क में ब्रोकर को, ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट है। पब्लिक ऑफर का क्या मतलब है, जब पब्लिक को इनवाइट किया गया है, किस लिए, टू सब्सक्राइब द डिबेंचर को परचेज करने के लिए, या फिर कंपनी ने एंड और फॉर लिस्टेड डिबेंचर का ही मतलब होता है बेटा, कंपनी लिस्टिंग तभी कराती है जब कंपनी पब्लिक ऑफर में जाती है। ठीक है, मतलब अगर कंपनी ओपन मार्केट में डिबेंचर को इशू करती। तो बेटा इसमें 3 पॉइंट हम लोगों ने कवर किए। कंपनी को पहली बात सेक्शन 71 को फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात रूल 2014
अंडर है रूल 18 को कवर होना चाहिए। फिर उसके बाद में सेबी के रेगुलेशन एक्ट 2008 को फॉलो किया हुआ रहना चाहिए, उसके बिना कंपनी डिबेंचर इशू नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट आया है बेटा इसमें डिस्क्लोजर का, जो मैंने ऊपर में आपको नहीं बताया था, उसके लिए ये वाला पॉइंट बना था, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, इसके लिए बना है रेगुलेशन 2009। ठीक है, तो इसके लिए क्या प्रोविजन है पहले समझिए, ध्यान दीजिएगा बेटा ये सब चीज़ों पे, कि जब हम पुराना कंपनी एक्ट 2013 के पहले जो 1956 था, इसमें ये स्पेसिफिक प्रोविजंस अवेलेबल नहीं थे। ये जब न्यू अमेंडमेंट आया, ऐसा क्यों देखने को मिला 2013 में, क्योंकि बेटा 1956 का जो प्रोविजंस थे उसमें डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा थे, मतलब कंपनियां डिफ़ॉल्ट करती थी, तो इसके कारण पब्लिक को जो पैसा कंपनी में इन्वेस्टेड है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, वो देखने को मिलता था कंपनियां उसको फ्रॉड करने की कोशिश करती थी। तो बेटा न्यू कंपनी एक्ट के कारण प्रोविजंस इतने अच्छे बन गए, कंपनी के मतलब जो कंपनी में इन्वेस्टर्स है उनके इंटरेस्ट से बात बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, इससे प्रोटेक्शन किसको मिल गया, कंपनी के इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने कंपनी के डिबेंचर परचेस किए। ठीक है बेटा, कंटिन्यू करता हूँ 4th नंबर के पॉइंट को। ये रेगुलेशन किसके लिए बना हुआ है, इशू ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोजर मतलब कंपनी क्या क्या बातें बयां करेंगी, मतलब कंपनी क्या क्या चीज़ें बताएंगी पहले डिबेंचर को इशू करने से पहले। ठीक है, देखिए, it contain provision for the issue of debenture and listing of debenture that are convertible either partly, fully, optionally into a listed और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। तो पहले बात ध्यान में रखिए, अगर कंपनी ने कोई कन्वर्टेबल डिबेंचर है, अब कन्वर्ट कैसे हो रहे, आइदर, पहले ध्यान दीजिएगा, पोर्शनली, फुल्ली हो सकता है या ऑप्शनली हो सकता है। ठीक है, मतलब कंपनी के डिबेंचर फुल्ली कन्वर्ट होंगे, ऑप्शनल मतलब ये इन्वेस्टर को दिए गए हैं राइट्स की भी आपको डिबेंचर कन्वर्ट कराना है या नहीं कराना है, या पार्टली का मतलब है, पार्शली मतलब कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। ठीक है, देखते हैं इसमें, एज पर दिस प्रोविजन अ कंपनी हैज़ टू फॉलो सेम डिस्क्लोजर नॉर्म एज एप्लीकेबल टू इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे हमारे को इक्विटी शेयर्स के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, मतलब उनके कन्वर्जन से रिलेटेड, उसको हमें फॉलो करना जरूरी है। नेक्स्ट है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन। लिस्टिंग ऑब्लिगेशन मतलब अगर कंपनी मार्केट में डिबेंचर इशू करती हैं तो उसको लिस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिस्ट कराने का मतलब होता है उसको रजिस्टर्ड कराना। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ सेबी के रेगुलेशन है 2015 का रूल्स, इट मेंशन प्रोविजन विच आर लिस्टेड कंपनी इशूइंग नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। ध्यान दीजिएगा, इशूइंग नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हैज़ टू फुलफिल द प्रोविजन related to the various listing condition which a company has to comply with। ठीक है, तो कंपनी ने मार्केट में डिबेंचर इशू करने से पहले उसके डिस्क्लोजर देती है और लिस्टिंग कराती है। ठीक है, अब पहले ध्यान दीजिएगा कौन सी वाले, लिस्टेड कंपनी इशूइंग नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, अगर वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होंगे तो। ठीक है, परपेचुअल डिबेंचर का मतलब क्या होता है, परपेचुअल डेप्ट। परपेचुअल डेप्ट मतलब वो हमेशा क्या बने रहेंगे, डेप्ट कैपिटल ही बने रहेंगे। इसको बेटा जैसा समझा रहा हूँ उसी तरीके से हमारे को इसे याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए कोई भी लॉजिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं बेटा। लास्ट इसमें पॉइंट है आरबीआई गाइडलाइन, क्योंकि आरबीआई भी इसमें प्रोहिबिशंस क्रिएट करती हैं। दिस गाइडलाइन आर मीन्ट फॉर बैंक विच रेज कैपिटल बाय द इशूइंग नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये कंपनी के कौन सी कैपिटल है, डेब्ट कैपिटल है। ठीक है, तो डेब्ट कैपिटल होने के कारण यहाँ पे आरबीआई का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि वो इक्विटी शेयर नहीं है, नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट बोले तो यहाँ पे आपका वही मतलब है, कंपनी की ये इक्विटी कैपिटल नहीं है, ये कंपनी की कैसी है बेटा, डेब्ट कैपिटल है।
ठीक है। तो बेटा इस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल प्रोविजंस को समझने की कोशिश की है कि डिबेंचर्स के क्या क्या प्रोविजंस हैं और किस तरीके से कंपनी मार्केट में डिबेंचर इशू कर पाएगी विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द प्रोविजन गवर्न अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट 2013। ठीक है बेटा, ये जो कि न्यू कंपनी एक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।